नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.पी. तिवारी। आज बात करेंगे पार्किंसन डिसीज़ के बारे में। पार्किंसन डिसीज़ एक ऐसा रोग है जिसको लोकल लैंग्वेज में कंपन बात के नाम से जाना जाता है। कंपन बात, जिसमें बात भी रहता है, कंपन भी होता है, और इसको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में पार्किंसंस डिसीज़ बोलते हैं। ये उम्र के साथ होने वाली बीमारी है, अधिकतर ओल्ड एज में होती है, और इसमें एक सेनाइड डिजनरेशन जैसा होने लगता है। ब्रेन की कोशिकाएं, कुछ खास कोशिकाएं वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं, डैमेज होने लगती हैं, डिजनरेट होने लगती हैं, और उसके कारण बॉडी में विभिन्न प्रकार के लक्षण आते हैं, और उस बीमारी में शरीर में कंपन होने लगता है, याददाश्त कम होने लगती है, चलने में दिक्कत होने लगती है, और चेहरा एक्सप्रेशनलेस फेस हो जाता है। उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता, ना खुशी का भाव, ना दुख का भाव। इस टाइप की पिक्चर आती है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पार्किंसन बीमारी क्या होती है? पार्किंसन बीमारी एक डिजनरेटिव डिसीज होती है। डिजनरेटिव और प्रोग्रेसिव डिसीज, जिसमें सेल्स डैमेज होने लगती हैं और धीरे धीरे वो डैमेज बढ़ता रहता है। और न्यूरोलॉजिकल इलनेस है। न्यूरोलॉजी मतलब ब्रेन की सेल्स में डिजनरेशन होता है, और प्रोग्रेसिव डिजनरेशन होता है। एक खास ग्रुप की कोशिकाओं में डिजनरेशन होता है, जहाँ पर डोपामिन नामक एंजाइम हार्मोन होता है, और एक डोपामिन सब्सटेंस होता है ब्रेन के अंदर, वो वहाँ से रिलीज होता है। उसके कारण वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं। जब ये सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो जो भी कार्य डोपामिन के द्वारा किए जाते हैं, उन सभी में इसका प्रभाव आ जाता है, और इस बीमारी को पार्किंसन डिसीज बोलते हैं। इस बीमारी के क्या कारण होते हैं? मुख्य कारणों में एक तो इसका इडियोपैथी, इसका कारण ज्ञात न हो। 80 to 90% केसेस इडियोपैथिक टाइप के होते हैं, जिनमें बिना किसी कारण के ये बीमारी एक ख़ास उम्र के बाद, 60-70 साल की उम्र के बाद होने लगती है। लेकिन 10 से 15% केसेस जेनेटिक भी होते हैं, जो फैमिली में रन करते हैं, हेरिडिटरी रहते हैं, कोई जेनेटिक ओरिजिन भी रहती है। उसके अलावा कुछ केसेस में इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी रहता है। कुछ विशेष प्रकार के टॉक्सिन्स इस बीमारी को, केमिकल्स टॉक्सिन्स के द्वारा भी ये बीमारी हो जाती है। उसके अलावा सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म होता है, जैसे कई बार हेड इंजरी में, स्ट्रोक में, और वायरल इन्फेक्शंस में। देन कुछ ड्रग इंड्यूस्ड भी होता है। कई बार बहुत से लोग साइकोटिक ड्रग्स लेते रहते हैं मानसिक बीमारियों के इलाज, उनमें भी इसी टाइप के लक्षण आने लगते हैं। वो ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म है, एक तरह से आइट्रोजेनिक दवाइयों के जरिए होने वाला। तो ये विभिन्न प्रकार के कारण रहते हैं जिनके कारण ये बीमारी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसका कारण ज्ञात नहीं रहता, और ये एजिंग फैक्टर रहता है, एजिंग जेनेटिक हेरिडिटरी फैक्टर रहता है। तो इसके विशेष कारणों में से ये कारण इम्पोर्टेंट है। पार्किंसन के लक्षणों के बारे में बात करें तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? पार्किंसन के मुख्य रूप से 2 तरह के लक्षण रहते हैं। कुछ मोटर सिम्टम्स होते हैं और कुछ नॉन मोटर सिम्टम्स रहते हैं।
मोटर सिम्टम्स में मुख्य रूप से पहला सिम्टम जो रहता है ट्रेमर्स का आना, पिल रोलिंग मूवमेंट। ऐसा होता है जैसे व्यक्ति कोई टैबलेट को घुमा रहा हो, ऐसा इस टाइप का, बैठे बैठे पेशेंट इस टाइप का करता रहता है लाइटली। ये पिल कई बार कप वगैरह पकड़ते हैं मरीज, तो उसको कप पकड़ने में पानी, उसका चाय या पानी गिर जाता है, ऐसा इस टाइप से पकड़ते हैं, तो जैसे होल्ड करते हैं तो उसमें ये शेकिंग मूवमेंट्स होते हैं, जिससे चाय गिर सकती है, ग्लास का पानी गिर सकता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो उस कंटेनर में है तो उसको पकड़ने में ऐसा हिल सकता है, क्योंकि शेकिंग मूवमेंट्स रहते हैं। ट्रेमर्स, रेस्टिंग ट्रेमर्स, बैठे बैठे बिना कुछ किए रेस्टिंग है, बैठे हैं और ये हिल रहा है, दैट इज रेस्टिंग ट्रेमर। पिल रोलिंग ट्रेमर्स। फिर एकाइनेजिया, चलने में बहुत स्लो मूवमेंट रहता है, वो चलेंगे तो इतना धीमे धीमे चलेंगे, लोग त्रस्त हो जाएंगे, बहुत ही स्लो एक्टिविटी हो जाती है, कोई कार्य को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेना, तो पूरी एक्टिविटी ही स्लो हो जाती है। एकाइनेजिया या ब्रेडिकाइनेजिया, कम स्लो मूवमेंट्स हो जाना। देन मास्क लाइक फेस, चेहरा बिल्कुल मास्क लाइक, मतलब कोई एक्सप्रेशनलेस फेस, ना तो चेहरे में कोई खुशी है ना कोई गम, एकदम जैसे कोई एक्सप्रेशन नहीं। एक ही आवाज़ भी लड़खड़ाहट, एक स्पेशल टाइप की आवाज़ आती है, डिसार्थ्रिया हो जाता है, उसमें आवाज़ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं रहता, डिसार्थिक रहते हैं वो, एक ही होगा इस। फिर उसके बाद उनको एकाइनेजिया हो ही गया, स्पीच हो गई, देन उनमें इनकोऑर्डिनेशन होना, कोऑर्डिनेशन सही ना, चलने में लड़खड़ा जाना, गिर जाना, कई बार उनकी बॉडी पीछे की तरफ मूवमेंट करने लगती है, रेट्रोपल्सन, कहीं आगे की तरफ तेज़ी से दौड़ने जैसी स्थिति होने लगती है, तो मूवमेंट का कंट्रोल नहीं रहता, कभी एग्जेगरेटेड मूवमेंट जैसा दिखने लगेगा, इसी तरह पीछे तरफ मूवमेंट दिखने लगेगा, और ओवरऑल एक्टिविटी स्लो रहती है। तो ट्रेमर्स, एकाइनेजिया, डिसार्थ्रिया, स्लो मूवमेंट, देन कुछ नॉन मोटर सिम्टम्स रहते हैं, जैसे उनके अंदर एंजाइटी पार्ट आ जाता है, घबराहट होना, स्लीपलेसनेस, नींद ना आना, पैल्पिटेशन, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, इस टाइप के लक्षण आ जाते हैं। कई बार साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं, कई डिप्रेशन के लक्षण आ जाते हैं, एकदम डिप्रेस्ड मूड में रह आएंगे, बात ही नहीं करेंगे, कुछ कार्य ही नहीं करेंगे, तो इस तरह की एक्टिविटीज। तो कुछ मोटर सिम्टम्स, नॉन मोटर सिम्टम्स, इस तरह से दोनों का कॉम्बिनेशन, उसके साथ फिर अपना केयर नहीं कर पाने के कारण पड़े उनके अंदर बॉडी में ब्लड शॉक हो सकते हैं, इनकॉन्टिनेंसेस भी, प्रॉपर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, इनकॉन्टिनेंस नहीं कहें, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम से वो अपना केयर नहीं कर पाते हैं। तो ये पिक्चर रहती है पार्किंसोनिज्म की, और काफ़ी मिजरेबल पोजीशन हो जाती है, बेड रिडन जैसी पोजीशन हो जाती है, इरिटेबल हो जाते हैं, डिस्फेजिया, खाना नहीं खा पाते हैं, तो इस तरह से वेरियस प्रॉब्लम्स इनमें आती हैं। पार्किंसोनिज्म की जांच कैसे करें? मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, डॉक्टर्स इन लक्षणों के आधार पर ही डायग्नोसिस बना लेते हैं, लेकिन इनके साथ में सपोर्टिव और एक्स्ट्रा काज देखने के लिए सीटी स्कैन ब्रेन, एमआरआई ब्रेन, रूटीन टेस्टिंग और
किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, सपोर्टिव प्रोटीन, सीरम प्रोटीन, CBC, ये सब टेस्ट कराए जाते हैं। एसोसिएटेड इन्फेक्शन तो नहीं बॉडी में, दैट इज़ मेनली फॉर ट्रीटमेंट पर्पज। इनको उस ट्रीटमेंट में क्या और एडिशन करना है, इसके लिए सब डिफरेंट जाँचें कराई जाती हैं। अदरवाइज ये प्योरली क्लिनिकल डायग्नोसिस। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, इसमें इनिशियल फेज में ट्रीटमेंट काफ़ी प्रभावी रहता है, इससे काफ़ी राहत मिल जाती है। और इसका जो मेन ड्रग रहता है वो लीवोडोपा रहता है। इन ड्रग्स का काम कहते हैं कि डोपामिन सब्सटेंस का रिलीज बढ़ा देते हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी की जो डेफिशिएंसी रहती है वो पूरी हो जाती है और एक्टिविटी सामान्य होने लगती है। तो लीवोडोपा, सिंडोपा, कार्बिडोपा कॉम्बिनेशन, लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, इसका कॉम्बिनेशन दिया जाता है। इससे इसका ड्रग का ब्रेन पेनिट्रेशन हो जाता है और ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करते ही अपनी इफेक्ट को ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाता है। उसके अलावा कुछ ड्रग्स रहती हैं जो रिजिडिटी को कम करती, बॉडी रिजिड हो जाती है तो रिजिड कड़ापन आ जाता है शरीर में, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स रहती हैं, उनका उपयोग किया जाता है। फिर कुछ और ड्रग डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग्स रहते हैं, एपोमार्फिन, प्रेमिप्रेक्सल, तो इस तरह की ड्रग्स रहती हैं जो डोपामिन को कंसंट्रेशन बढ़ाती हैं और इन एडिशन टू सिंडोपा दिया जाता है उनको। इनके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं, जैसे कुछ एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी ये दी जाती हैं। फिर इमेंटेडिन एक ड्रग है, वो इफ़ेक्टिव रहता है। इस तरह से ड्रग्स के साथ साथ फिर इनमें एक पूरी टीम की रिक्वायरमेंट रहती है जो उनकी फिजियोथेरेपी की हेल्प करे, उनका सोशल मोबिलाइजेशन कर सके, उनको स्पीच थेरेपी दिलाई जा सके, फिजिकल रिहेबिलिटेशन कराया जा सके। फिर उनकी सपोर्ट है, उनके बेड शोर की केयर, फिजिकल रिहेबिलिटेशन, सोशल रिहेबिलिटेशन, ट्रीटमेंट ऑफ इलनेसेस, सपोर्टिव थेरेपी और उनकी मोबिलिटी बढ़ी रहे इसके लिए रिहेबिलिटेशन का वर्क होता है। इस तरह से पूरी जॉइंट टीम का काम रहता है। इसमें घर के मेंबर्स को काफ़ी इन्वॉल्व होना पड़ता है, साथ में डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट लोगों के, स्पीच थेरेपिस्ट और रिहेबिलिटेशन से इस बीमारी में नियंत्रण पाया जा सकता है और व्यक्ति को, उस पेशेंट को हर पॉइंट पे हेल्प करके उसको थोड़ा सा उसकी एक्टिविटी, उसकी लाइफ बेहतर की जा सकती है।